हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट पे मैथ्स पेडागोजी की पहली क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो सीटेट में जो मैथ्स पेडागोजी है सीटेट में, वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में पूछी जाती है। पेपर फर्स्ट में 15 नंबर की आती है और पेपर सेकंड में 10 नंबर की आती है। तो इसलिए आप लोगों को मैथ्स पेडागोजी पढ़ना जरूरी है। बहुत से कैंडिडेट्स क्या कहते हैं कि मुझे मैथ से डर लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा वेटेज है 15 नंबर और 10 नंबर, तो आप मैथ्स छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो इसलिए सीटेट में मैथ्स पेडागोजी आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्या है कि ये कठिन नहीं होता है, बल्कि मैथ्स पेडागोजी का मतलब यह होता है कि बच्चों को गणित किस प्रभावी ढंग से सिखाया जा सके कि बच्चा आसानी से सीख सके। इसीलिए ये मैथ्स पेडागोजी पढ़ा जाता है, ठीक है। और तो चलिए इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू का अभ्यास करेंगे। और मेरा वादा है कि अगर आप शुरू से जो भी इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो मैथ पेडागोजी में आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल सूत्र याद करना, ऑप्शन बी केवल परीक्षा में अंक लाना, ऑप्शन सी तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास करना, ऑप्शन डी केवल गणना करना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। हम इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चलेंगे। देखिए, गणित जो शिक्षण है उसका उद्देश्य केवल जोड़ना या घटाना या केवल सूत्र याद कराना नहीं होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो भी समस्या उनको आ रही हैं उनका समाधान कर सके बच्चा, तार्किक सोच रखे, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। क्या 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 इनका उद्देश्य है? बच्चा जो है, बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब का विकास करना है। किसका? लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा जो है उसके सामने जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान कर पाए और बच्चा जो है डिसीजन ले पाए, किसी भी चीज पे वो अपना डिसीजन ले पाए। तो बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना है। तो केवल सूत्र याद करना या परीक्षा में अंक लाना या केवल गणना करना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास करना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का केंद्र क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए रटकर सीखना, ऑप्शन बी गतिविधि एवं अनुभव आधारित अधिगम, ऑप्शन सी केवल पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन डी है केवल गृह कार्य। तो देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बच्चा होता है वो स्वयं गतिविधि, प्रयोग और अनुभव के माध्यम से सीखता है। इसीलिए क्या होता है कि जो गणित है उसको खेल के माध्यम से, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी करा के और वास्तविक जीवन के उदाहरण से पढ़ाया जाना चाहिए। केवल रट कर सिखाना या केवल पाठ्य पुस्तक से हम उसको पढ़ा रहे हैं या होमवर्क दे रहे हैं, तो ये इसका केंद्र नहीं होता है। गतिविधि एवं अनुभव आधारित अधिगम होना चाहिए। बच्चे को खेल के माध्यम से, कोई एक्टिविटी करा के, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क देकर उसको वास्तविक जीवन के उदाहरण से पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बच्चा जो है वो स्वयं गतिविधि करके सीखे। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं।
गणित में त्रुटि को शिक्षक कैसे देखें? ऑप्शन ए दंड का कारण, ऑप्शन बी सीखने का अवसर, ऑप्शन सी असफलता का प्रमाण, ऑप्शन डी है अनुशासनहीनता। एक जो विद्यार्थी है, यदि कोई विद्यार्थी है, वो गणित में कोई त्रुटि कर रहा है, तो टीचर उसको कैसे देखे, शिक्षक क्या करेगा? तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखा था हमारा, कोई भी अगर विद्यार्थी है, तो अगर मान लो किसी भी चीज़ में वो गलती कर रहा है, तो उसको दंड नहीं देना चाहिए, उसको सीखने का अवसर देना चाहिए क्योंकि बच्चा जो है, वो गलती करके ही सीखता है। कोई भी काम कोई सीख कर पेट से नहीं आता है। जब वो समाज में आता है बाहर दुनिया में, तो वो कोई भी चीज़ खुद एक्टिविटी करेगा बच्चा, एक बार गलत करेगा, दोबारा तो सही करेगा ना, 2 बार मान लो गलत किया फिर तिबारा। तो ये देखिए दंड का कारण नहीं होना चाहिए। वो क्या दिन असफलता का प्रमाण भी नहीं होना चाहिए, अनुशासनहीनता भी नहीं। क्या होना चाहिए? सीखने का अवसर। शिक्षक उसको कैसे देखें? सीखने के अवसर के रूप में कि बच्चा जो है वो गलती करेगा गणित में तो वो त्रुटि करके सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की रणनीति है? ऑप्शन ए अनुशासन लगाना और जांच करना, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी केवल सूत्र याद करना, ऑप्शन डी है नकल करना। तो समस्या समाधान की रणनीति क्या होती है? केवल रट रहा है बच्चा या केवल फॉर्मूला याद कर रहा है नकल करके, ये सब से नहीं। अगर उसका अनुमान लगा रहा है या जांच कर रहा है तो ये क्या होनी चाहिए? समस्या समाधान की रणनीति होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अनुमान लगाना और जांच करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गणित शिक्षण में टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कक्षा सजाना, ऑप्शन बी अवधारणाओं को स्पष्ट व स्पष्ट एवं ठोस बनाना, और ऑप्शन सी क्या है? समय बिताना, ऑप्शन डी गृह कार्य देना। तो टीएलएम का उद्देश्य क्या होता है गणित शिक्षण में? कि बच्चा जो है वो अवधारणाओं को समझ सके, जिससे क्या होता है कि गणित में टीएलएम का प्रयोग करके बच्चे को आसानी से सिखाया जा सकता है। अबेकस का प्रयोग करके, जैसे रेक्टेंगल दिखा के कोई भी, तो ये कक्षा को सजाना या केवल समय बिताना या होमवर्क देना, ये सब गणित में इसका मुख्य उद्देश्य टीएलएम का नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अवधारणाओं को बच्चा जो है वो ठोस एवं मूत्र रूप जो होता है, टेंजिबल, जो बच्चा देख के छू के उसको समझ सके एवं स्पष्ट बनाना। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंक देना, ऑप्शन बी बच्चों की कठिनाइयों की पहचान करना, ऑप्शन सी प्रतियोगिता कराना, ऑप्शन डी है प्रमोशन देना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बच्चों की कठिनाइयों का पहचान करना। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जो है कहाँ और क्यों गलती कर रहा है, यह जानने के लिए होता है। यदि मान लो बच्चा है, वो फ्रैक्शन नहीं समझ पा रहा है, तो परीक्षण से उसकी कठिनाई का पता लगाया जाता है कि बच्चा जो है वो भिन्न को नहीं समझ पा रहा, तो उसको जो कठिनाइयाँ हैं, उसका पता लगाकर उसका डायग्नोस्ट यानी कि निदान करना है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है यानी कि रेमेडियल टीचिंग? ऑप्शन ए कठिनाई की पहचान के बाद, ऑप्शन बी परीक्षा से पहले, ऑप्शन सी वार्षिक परीक्षा के बाद, ऑप्शन डी है सत्र शुरू होने पर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कठिनाई की पहचान के बाद। क्योंकि जब बच्चा उपचारात्मक कब किया जाएगा शिक्षण?
जब बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, उसकी कठिनाइयाँ कहाँ हो रही है, इस चीज़ का हम निदान करेंगे पहले, तो उसके बाद उसका उपचार करेंगे। पहले हम देखेंगे कि बच्चा किस क्षेत्र में कमज़ोर है, उसको किस जगह कठिनाई आ रही है। तो सबसे पहले उसका निदानात्मक किया जाता है, निदान किया जाता है, डायग्नोज़, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग अपनाई जाती है। तो बच्चों की कठिनाइयों को पहचानने के बाद ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गणित में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अंतिम परिणाम जानना, ऑप्शन बी सीखने की निरंतर प्रगति का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी फेल करना, ऑप्शन डी है रैंक देना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करना। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो पूरे सत्र के दौरान किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि बच्चा कितना सीख रहा है और उसको कहाँ पे सहायता की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, ये पूरे जब क्लास चल रही रहती है सेशन उसी दौरान किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार विद्यार्थी, ऑप्शन ए निष्क्रिय श्रोता होता है, ऑप्शन बी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ऑप्शन सी केवल शिक्षक पर निर्भर रहता है, ऑप्शन डी केवल याद रहता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो रचनावाद के अनुसार, रचनावाद जो है उनके अनुसार विद्यार्थी कैसा होता है? रचनावाद कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और जो टीचर होता है, टीचर यहाँ पे क्या होता है? एक सुविधा दाता यानी कि फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है और बच्चे जो होते हैं वो अपने ज्ञान का सृजन यानी कि निर्माण स्वयं करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गणित में ओपन एंडेड क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एक ही उत्तर प्राप्त करना, ऑप्शन बी अनेक संभावित उत्तर एवं तर्क विकसित करना, ऑप्शन सी रटना, ऑप्शन डी क्या दे रखा है कि समय बचाना। तो देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। इससे क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि रचनात्मकता बढ़ती है बच्चे के अंदर, उसकी तार्किक सोच का विकास होता है। बच्चे के अंदर तार्किक जो सोच होती है, लॉजिकल थिंकिंग, उसका विकास होता है और क्या होता है कि विभिन्न तरीके से बच्चा जो है उत्तर देने की क्षमता उसकी बढ़ती है और क्या बढ़ती है? रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होती है उसकी वो बढ़ती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? एक ही उत्तर प्राप्त करना नहीं होता, अनेक संभावित उत्तर एवं तर्क विकसित करना, रटना या समय बचाना नहीं। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गणितीय भाषा का विकास कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए केवल लिखने से, ऑप्शन बी चर्चा गतिविधि एवं प्रस्तुत करने से, ऑप्शन सी है रटने से, ऑप्शन डी क्या दे रखा है? गृह कार्य से। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? देखिए जो गणित भाषा है उसमें हम केवल संख्याएं, चिन्ह, समीकरण, आकृति या जो गणितीय शब्दावली होती है वो शामिल होती है। ठीक है, गणितीय भाषा में क्या क्या शामिल होता है? नंबर होते हैं, 1 2 ऐसे मान लो नंबर हो गए, प्लस माइनस ये चिन्ह हो गए, जो समीकरण होते हैं, आकृतियां, ये सब शब्दावली शामिल होते हैं ना। तो इसका विकास तब होता है जब बच्चे जो होते हैं वो अपने उत्तरों पर चर्चा करते हैं और अपना जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी कि जो उनका समाधान है उसका तर्क प्रस्तुत करते हैं। ओके, तो गणितीय में जो गतिविधियां होती हैं उसमें भाग लेते हैं और जो गणितीय शब्द हैं उनका सही प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? चर्चा गतिविधि और तर्क प्रस्तुत करने से। केवल लिखना या रटना या होमवर्क करना से गणितीय भाषा का विकास नहीं होता है। जितना बच्चा क्लासरूम में इंगेज होगा,
कोई भी टॉपिक पे तर्क प्रस्तुत करेगा, गतिविधियों में भाग लेगा, उतना ही वो अच्छा सीखेगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गणितीय सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन सी रटने की विधि, ऑप्शन डी है नोट्स लिखवाना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, गणितीय सीखने में सबसे प्रभावी विधि कौन सी होती है? कि जहाँ पे बच्चे स्वयं करके किसी चीज को सीखते हैं। इससे क्या होता है कि जब बच्चा खुद कोई काम करेगा तो इससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और जब बच्चा के अंदर इंटरेस्ट आएगा, बच्चे के अंदर वो खुद से कोई काम करेगा तो वो ज्यादा देर तक उसको याद भी रहेगा। जैसे अब एकस हो गया, कागज मोड़ना हो गया, माचिस की तीलियों से आकृति बना रहा है, या मापने की विधियां, तो ये सब क्या है? सबसे प्रभावी विधि है। तो केवल व्याख्यान विधि हो गई या रटने की विधि, नोट्स लिखवाना, ये सब नहीं। गतिविधि आधारित शिक्षण सबसे प्रभावी विधि होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा लेना, ऑप्शन बी विद्यार्थी के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी रैंक देना, ऑप्शन डी है फेल करना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? सीसीई पहले देखेंगे क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है निरंतर, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मतलब होता है, देखिए कॉम्प्री सबसे पहले कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? निरंतर, निरंतर। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है समग्र, और इवेल्युएशन मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, समग्र। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कॉन्टिन्यूअस, इसके नाम से ही पता चला, मतलब कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर कोई चीज लगातार हो रही है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि समग्र, इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, यानी कि निरंतर समग्र मूल्यांकन। तो निरंतर क्या है कि पूरे वर्ष उसका नियमित मूल्यांकन हो, केवल पढ़ाई नहीं बल्कि कौशल, व्यवहार, जो भागीदारी और व्यक्तित्व है उसका भी मूल्यांकन हो। तो ये क्या हो गया? केवल विद्यार्थी जो है उसके समग्र विकास का निरंतर मूल्यांकन करना, ये सीसीई का उद्देश्य होता है। केवल अंतिम परीक्षा लेना या रैंक देना या अंक देना नहीं, निरंतर समग्र मूल्यांकन, यानी कि विकास के सभी विकास का, समग्र विकास का मूल्यांकन करना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गणित में बच्चे की गलती का सबसे उचित उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए डांटना, ऑप्शन बी सही उत्तर बता देना, ऑप्शन सी गलती का कारण जानकर सुधार करना, ऑप्शन डी है कम अंक देना। तो रचनावादी दृष्टिकोण से के अनुसार क्या होता है? गलती जो होती है वो सीखने का अवसर होती है। रचनावाद कहते हैं कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो वो सीखने के उसको और अवसर मिल रहे हैं। तो ये क्या है? शिक्षक को गलती का कारण जानना चाहिए, और बच्चों को यह अवसर सोचने का देना चाहिए और सही अवधारणा समझानी चाहिए। आवश्यक हो तो उसको रेमेडियल टीचिंग कराना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलती का कारण जानकर सुधार करना, ऑप्शन सी। कम अंक देना या डांटना या सही उत्तर नहीं बताना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी सिद्धांत का गणित शिक्षण में क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल होमवर्क देना, ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग के माध्यम से सीखने में सहायता करना, ऑप्शन सी रटाना, ऑप्शन डी है परीक्षा लेना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्कैफोल्डिंग देकर, मतलब जो स्कैफोल्डिंग है, सहारा, स्कैफोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं सहारा, उसके माध्यम से सीखने में सहायता कराना। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? मतलब टेम्परेरी हेल्प, किसी को थोड़ी देर के लिए सहायता दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेरी हेल्प देना।
ये क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की जो हैं, वो अपने वो जो हैं जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। तो जो स्कैफोल्डिंग मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, किसी भी व्यक्ति को टेम्परेरी हेल्प देना क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। और जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इस यह वह क्षेत्र होता है जहां बच्चा जो है वो किसी कार्य को अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन किसी सक्षम या कोई शिक्षक हो या जो भी हो, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या उसके भाई बहन, उसकी सहायता से आसानी से कर लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग के माध्यम से सीखने में सहायता करना। यदि मान लो बच्चा है, वो 2 अंक का भाग देना नहीं जानता है, तो टीचर है उसको पहले चरण दर चरण सहायता देता है और अभ्यास के बाद वह क्या होता है, जब वो प्रैक्टिस उसको हो जाती है तो स्वयं भाग देना सीख जाता है। और जैसे प्रारंभ में शिक्षक जो टीचर होता है उसको थोड़ी बहुत सहायता देता है और जब जैसे-जैसे बच्चा सीखने लगता है, तो सहायता धीरे-धीरे कम कर दी जाती है। बच्चा बाद में क्या होता है स्वयं काम करने लगता है। तो स्कैफोल्डिंग एक सहारा होता है जो शुरू में उसको दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए हेल्प की जाती है। और ज़ोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है निकटस्थ विकास क्षेत्र, ये वह दायरा होता है जिसमें जो कम जानने वाला व्यक्ति होता है और जो मतलब किसी की हेल्प से कोई कार्य करता है और जो बिना किसी हेल्प के, उसके बीच के दायरे को जेडपीडी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए हमें फॉलो करिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।